हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, जे टेट हो, एच टेट हो, मतलब किसी राज्य के टेट एग्ज़ाम हो या फिर सुपर टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है यह प्रतिपादन किसने किया था इसका? तो अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा प्रश्न हमारा है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। बिल्कुल सही दिया गया है कथन यह कि विकास की जो प्रक्रिया होती है उसकी एक निश्चित दिशा होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी बच्चे की जो वृद्धि और विकास की गति होती है उसको मतलब देखकर उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, कितना विकास करेगा, कुछ हद तक उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, तो डेटिंग करना कोई भी विशेषता नहीं होती है बालकों की, जबकि कार्य को शीघ्रता से करना और विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना और सफलता को अनुभव करने की चाह रखना, ये तीनों विशेषताएं होती हैं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की। अगला क्वेश्चन है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है? तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा उच्चिष्टता की भावना का। तो इसका आंसर हो जाएगा एकता एवं सहयोग की भावना का। एकता एवं सहयोग की भावना का। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो उसको कहा था सात्मीकरण या फिर आत्मसात्मीकरण। पियाजे ने किसी बच्चे के विचार, जैसे कि जो पूर्व विचार है उनमें से जो नए विचार हैं उनका जो समावेश होता है उसे क्या कहा जाता है? सात्मीकरण। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षक विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित विशेष जो शिक्षा होती है उसमें से बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी सही बात है कि बालक के जो मनोविज्ञान को समझा जाता है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जैसे कि सीडीपी में जो निगेटिव वर्ड, जो टैग वर्ड होते हैं, जैसे केवल हो गया, कुछ हो गया, याद करने की बात की जाए, दंड की बात की जाए, पुरस्कार की बात की जाए, तो ये सारे जो है वर्ड हमेशा गलत होते हैं। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है बाल केंद्रित शिक्षक विशेषता यहाँ पे नहीं है, जबकि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है तो बाल केंद्रित शिक्षक विशेषता होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक, मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो सबसे पहले सांवेदिक होता है, फिर मूर्त होता है, फिर अमूर्त होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कथन से
बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षणों के महत्व का पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए इन सभी के द्वारा जो है बुद्धि परीक्षण का पता चलता है, तो इसके अनुसार 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग छात्रों की तुलना करने से, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा होता है? तो सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है तार्किक चिंतन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो जो कथन दिए गए हैं तो इसमें से पहला ऑप्शन सही दिया गया कि स्त्रियों का हस्तलेख जो है पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। शिक्षार्थियों के बीच तुलना करना, तो कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए शिक्षार्थियों के बीच। नकारात्मक बयान देना, ये भी गलत हो जाएगा, नकारात्मक बयान नहीं देना चाहिए। मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना बच्चों को, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। ऐसे शब्दों का यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है कि आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था गॉल्टन ने। किसने किया था? गॉल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? तो अनुकरण और दोहराने की जो तीव्र प्रवृत्ति होती है यह होती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बोधात्मक, मणि प्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन जो दिया गया है, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित नहीं बनाना चाहिए जबकि बाल केंद्रित बनाना चाहिए। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन गलत दिया गया है, यह उद्देश्य नहीं होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। उसके बाद क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उनके प्रति नीची जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए। भेदभाव कभी भी किसी बच्चे के साथ नहीं रखना चाहिए। उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अनुसूचित जाति का हो या ऊंची जाति का हो, सभी के साथ जो है समान व्यवहार रखना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं,
जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। मतलब आप दृश्य सामग्री का यूज करते हैं पढ़ाते वक्त, जो एक टीचर है, तो उसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किसको मतलब फ़ायदा होगा, सबसे मतलब कम किसको फ़ायदा होगा। तो सबसे कम फ़ायदा होगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, मतलब उन्हें दृश्य सामग्री की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही चीज़ों को समझ जाते हैं, तो सबसे कम उन्हें ही फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो सृजनात्मकता का पोषण कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करता है शिक्षार्थियों में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था कर्ट लेविन द्वारा। किसके द्वारा? कर्ट लेविन द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक का ज्ञानवर्धन करना, बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। तो शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है कि बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, सीखने के लिए उसको मोटिवेट करना। उसके बाद क्वेश्चन है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, उसकी बोलने की गति समस्या। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक होता है भाषा संप्रेषण में निपुणता, भाषा संप्रेषण में निपुणता। अगला क्वेश्चन है, समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानसों पर प्रयोग किए गए थे। तो इसका आंसर है कोहलर के द्वारा। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। तो किसी बालक का जो व्यक्तित्व होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणात्मक प्रतिरूप होता है। कैसा होता है? गुणात्मक प्रतिरूप होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभवजन्य जो अधिगम सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता क्या हो सकती है। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा डैश डैश को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा समान एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने से संबंधित अक्षमता है डिस्लेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित अक्षमता होती है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे जॉन डेवी। कौन थे? जॉन डेवी।